नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 9,695 नए कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 37 लोगों की जान गई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,934 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद कानपुर में 522, प्रयागराज में 1,016 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वाराणसी में 845 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 10,000 के करीब है। 9,695 नए कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुए हैं। लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के जो 4-5 जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। उनमें वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, यहां पर जो मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अब खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर बैठक भी कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज खुद उन्होंने कई जगहों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है, समीक्षा की है। पिछले 24 घंटों में 9,695 नए कोरोना के संक्रमित उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद खुद मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अधिकारियों को कई सारी दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में 3 दिन के अंदर नए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में 50% स्टाफ को बुलाएं। सुविधा अनुसार वर्क फ्रॉम होम को अनुमति दी जाए। L2 और L3 अस्पतालों में बेड को बढ़ाया जाए। हर जरूरत जो भी स्वास्थ्य महकमे की है वो शासन को तत्काल बताया जाए। 11 अप्रैल से जागरूकता के लिए 3 दिवसीय जागरूकता संवाद की शुरुआत की जाएगी। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का निर्देश दिया गया, ताकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो टीका लगाने में झिझक रहे होंगे, तो उसको लेकर ये टीका उत्सव मनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण है वहां पर वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। संदिग्ध हालात में फौरन RT-PCR टेस्ट करें और हर रोज 1 लाख टेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वैक्सीन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त ना करें, क्योंकि वैक्सीन के इस वक्त डिमांड सबसे ज्यादा है और वैक्सीन अगर बर्बाद होता है तो सब समझिए कि एक आदमी की सुरक्षा कवच टूट रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र को भी हम संसाधनों की आवश्यकता की जानकारी हमें देंगे। तो कई सारे निर्देश मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को दिया है। खुद आज उन्होंने समीक्षा की है तमाम स्थितियों को लेकर। तो चलिए, वाकई कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने खुद मोर्चा संभाला है। प्रयागराज और वाराणसी में आज उन्होंने कोरोना को लेकर बैठक की है, जिसके बाद कई अहम निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना की रोकथाम की तैयारी में जुटा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए कैसे हैं स्वास्थ्य विभाग के इंतजामात, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग से जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता यादराम भारती ने। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश में 9,000 और पिछले 24 घंटे में करीब 39 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी। सर, ये बताइए कि स्थिति कितनी गंभीर है और उस गंभीरता को लेकर तैयारी कितनी है? देखिए, अगर आप गंभीरता की बात करेंगे तो आंकड़े जो हैं वास्तव में गंभीर हैं, इसमें दो राय कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन पूरा देश का जो शासन है, प्रशासन है, पूरी शक्ति के साथ इस अदृश्य युद्ध के साथ लड़ने में लगा हुआ है। तो इसलिए कोई कोताही इस समय ये नहीं है
कोई ये आदमी ये नहीं कह सकता कि अगर ये और करते तो और अच्छा था। जो अधिकतम हो सकता था वो सरकारी प्रयास, सामाजिक प्रयास दोनों स्तर पर हो रहे हैं। अच्छा, कल रात से ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और उसके अलावा कई जगह भी लगाया, तो आपको क्या लगता है कि नाइट कर्फ्यू से कितना फ़ायदा होने वाला है? बहुत स्पष्ट रूप से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस धारणा को स्पष्ट किया है कि इसका फ़ायदा और जो नफ़ा नुकसान है पूरे विश्व के अंदर ये आकलन हुआ है कि नाइट कर्फ्यू का सबसे बड़ा जो लाभ है ये लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करता है, उनके जहन के अंदर एक उपस्थिति पैदा करता है कि जिसके अंदर हमेशा लोगों को सतर्क रहने की एक प्रेरणा मिलती है। नाइट कर्फ्यू शुरुआत है, इसके बाद अगली जो बारी है वो लॉकडाउन की है। लोगों में ये चर्चाएं तमाम है और कहीं ना कहीं डर भी है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन से अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं और ऐसे में नाइट कर्फ्यू के बाद अब लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना लगे। तो क्या वाकई में यूपी में लॉकडाउन लगने जा रहा है? यूपी के अंदर लॉकडाउन लगने की कोई ना तो योजना है, ना चर्चा है और ना ही कोई इस तरह की कोई बात है कि भाई लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कहीं से भी आया हो और ना ही कोई लगाना चाहता है। ये देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति, लोगों की रोजी रोटी से सीधा सीधा संबंध है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी ही लोग खुद इस बात को समझेंगे और जो थोड़ी सी कमी या लापरवाही हुई है इसका ध्यान रखेंगे। अयोध्या में आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता से खास बातचीत में बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि राज्य में 8 दिनों में 7 गुना संक्रमण बढ़ गया, जबकि संक्रमण से मौत की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में संजय सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी लोकप्रिय नेता हैं और बंगाल की जनता टीएमसी को ही वोट करे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाजित सिंह समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। में है कि अपने विज्ञापन, टीवी प्रचार के माध्यम से हल्ला मचा के जो कुछ भी कहें, लेकिन चुनाव हारेंगे। भाजपा कहती है कि हम अपराधी और अपराध दोनों को मुक्त कर रहे हैं देश और प्रदेश से। तो कैसे मुक्त कर रहे हैं देख नहीं रहे हैं आप? जो पार्टी चिन्मयानंद के समर्थन में खड़ी होती है, जो पार्टी हाथरस के बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी होती है, जो पार्टी रात को 2 बजे एक गरीब की बेटी को जला देती है, जो पार्टी आज अपने दोषी विधायक की पत्नी कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट देती है, अब कैसे मान रहे हैं कि वो अपराध से लड़ रहे हैं? हवा में बोलने से अपराध से लड़ाई होती है या जमीन पे लड़कर दिखाने से और उसको अपराध खत्म करके दिखाने से होती है? सर, ईवीएम को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कई बार दावे किए कि एक बड़ा घोटाला सरकार करती है, बड़ी साजिश करती है। ऐसे में इस बार ईवीएम पर कितना संदेह है? देखिए, ईवीएम पे संदेह खुद भाजपा वाले पैदा करते हैं। हम लोग तो मान लीजिए बोलते हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी में अगर ईवीएम घूमती हुई मिलेगी तो आप उसको क्या कहेंगे? ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कौन करता है? भाजपा के प्रत्याशी करते हैं और वैसे भी इनका छेड़छाड़ में बहुत विश्वास है, तो ये हर जगह छेड़छाड़ करते हैं। थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों को प्रभावित करने वाली बातों को भी करते रहे, साथ में भाजपा पर उन्होंने तमाम सारे निशाने भी साधे। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला। कानपुर से अगली खबर है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने एक बड़ा फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू को देखते हुए बसों का संचालन होगा। बाहर से जो आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। पुलिस यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो एक बड़ा फैसला है, क्योंकि कानपुर में नाइट कर्फ्यू लागू है और इसमें जो लोग रात के वक्त पहुंचते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में असीम अरुण जो कमिश्नर हैं कानपुर के, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि रात के वक्त बसें संचालित होंगी। इससे जो आवागमन करने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो और पुलिस भी ऐसे लोगों की मदद करेगी। कानपुर से ये बड़ी खबर है। एक बड़ा फैसला कमिश्नर असीम अरुण ने लिया है। बाहर से आने वाले यात्रियों को देखते हुए, क्योंकि कानपुर में नाइट कर्फ्यू लागू है, नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसी को देखते हुए ये फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है कि बसों का संचालन रात के वक्त भी किया जाएगा।
रामजी शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। राम जी, आम लोगों को देखते हुए, आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए जो फैसला लिया गया है, इस फैसले में क्या कुछ चीजें होंगी? क्या बसें किस तरीके से चलेंगी, क्या होगा, कुछ बताया गया है? राम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो बाहर से आने वाले यात्रियों को नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए एक पहल की गई है कानपुर में। और खुद जो कमिश्नर हैं असीम अरुण, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू को देखते हुए बसों का संचालन किया जाएगा। रामजी शर्मा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा, ये बताइए, ये जो फैसला लिया गया है, इसमें किस तरीके से बसों का संचालन होगा? क्या जो इंटर स्टेट बसें चलती हैं या एक जिले से दूसरे जिले चलती है, क्या कौन सी बसें चलेंगी? Person you are speaking with राम जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। राम जी, क्या कुछ फैसला लिया है कमिश्नर असीम अरुण ने? एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत जो इंटर स्टेट से जो भी बसों से यात्री कानपुर के जकरकटी बस अड्डे या विकास नगर डिपो जो उतरेंगे वहां पर, तो वहां से पुलिस की गाड़ी लगाई जाएगी। वो उनके रात के बाद कानपुर में आएंगे। इसके साथ ही एक गाइडलाइन जारी की गई है जो अभी तक की शादी ब्याह को लेकर एक कार्य चल रहा था, डेट पंचायत था कि कितने लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे, कितने नहीं शामिल होंगे। इसको लेकर कमिश्नर असीम अरुण ने एक और आदेश जारी किया जिसके तहत जो दिन के कार्यक्रम होंगे उसमें जो होटल में या रेस्टोरेंट में कार्यक्रम करेंगे बंद कमरे में, उसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही जो खुला एरिया होगा वहाँ 200 यात्री 200 से ज्यादा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। तो यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसीपी से इसमें परमिशन भी लेनी पड़ेगी और यदि बिना परमिशन के कोई भी कार्य होता है तो इसके लिए पुलिस की जो टीम है वो लगातार निगरानी करेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। और साथ ही सबसे बड़ा जो है कमिश्नर ने दिया है वो सबसे बड़ा है कि जो यात्रियों को एक समस्या था कि जो बाहर से आएंगे वो घर पहुंचेंगे, उनके पुलिस की टीम लगाई जाएगी, वो उनको। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। शामली में एक अजीबोगरीब लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी है कि जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। यहाँ 3 बुजुर्ग महिलाएं कोरोना का टीका लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन उन्हें कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रेबीज की वैक्सीन लगा दी गई। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के अभियान को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शामली के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को कोरोना और एंटी रेबीज के वैक्सीन में अंतर समझ में नहीं आता। तभी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगवाने आई 3 महिलाओं को एंटी रेबीज का टीका लगा दिया गया। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगी, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने करने की आधार कार्ड जमा हो तो करने के आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटना? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया करने के तो कुत्ता काटेगा। पीड़ितों के मुताबिक वो गुरुवार को सीएससी कांधला में कोरोना की वैक्सीन लगवाने गई थी, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने बाजार से 10-10 रुपए वाली सिरिंज मंगवा लिया। तीनों को वैक्सीन लगा दी और घर भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद सरोज को चक्कर आने और घबराहट की शिकायत होने लगी। परिजन उन्हें लेकर एक निजी डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर को ओपीडी की पर्ची दिखाई, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और बताया कि उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है।
जिसके बाद परिजनों ने सीएससी पहुंचकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके वो 10 रुपए दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई। और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा। और मेरे वो क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। बहुत मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने, और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया। मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे उन्हें लगा दिया। वैसे हमारे बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने पूछा भाई टिक्के लग रहे हैं यहाँ पे? क्या हाँ जी टिक्के लग रहे, 10 रुपये का सिरिंज लिया और लगवा दो। बस जी हम पर्ची ला के बनवा ला। जब तुम्हारी अम्मा जी के लगा दिया, एक और थी अम्मा जी, उनके भी लगा दिया, मेरे भी लगा दिया। इस लापरवाही का खुलासा होने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग लीपापोती में जुट गया। जब डीएम से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एसीएमओ और एसडीएम कैराना को मामले की जांच सौंप दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की ऐसी लापरवाही लोगों के मन में संदेह पैदा कर देगी। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन होना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही देखने को ना मिले। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए शामली से अमित मोहन गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है, जहां पर डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्वेलांस की मदद से डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले को पकड़ा है। आरोपी गौरव भारती ने फोन पर डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और ये जो आरोपी पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि अपने शौक को पूरा करने के लिए इसने रंगदारी मांगी थी। धमकी भरे फोन के बाद से ही डॉक्टर का पूरा परिवार दहशत में था। उन्हें किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने का डर सता रहा था, लेकिन पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 5 अप्रैल को सेवा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर मानविंदर सिंह ने थाना सदर पे सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको फ़ोन से धमकाया गया और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई है। उनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और सर्विलांस के माध्यम से उस नंबर की और अज्ञात व्यक्ति की पहचान की गई। इसकी पहचान गौरव भारती नाम के युवक के रूप में हुई, जो मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला है किंतु वर्तमान में लखनऊ में रह रहा है। यह गौरव भारती एक आवारा किस्म का लड़का है जो अपने खर्च पूरे करने के लिए और ऐसे ही आसपास के अपने यार दोस्तों में अपना रोब झाड़ने के लिए उसके द्वारा ये फ़ोन किया गया था। इससे पूर्व में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस संबंध में और गहराई से इसके एंटीसीडेंट के बारे में विवेचना के दौरान पड़ताल। उन्नाव में सीडीओ सरनीत कौर की तानाशाही आज देखने को मिली है। कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मियों के कैमरे और मोबाइल सीडीओ सरनीत कौर ने छीन लिए। मीडिया कर्मी उनसे कुछ सवाल पूछने गए थे। वजह जो बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों ने डबल ड्यूटी लगाए जाने की शिकायत की थी और उसको लेकर वो अपनी बात लेकर आए थे और इसी मामले को लेकर सीडीओ का पक्ष पत्रकार जानना चाहते थे, लेकिन उससे सीडीओ इतना भड़क गई कि उन्होंने मीडिया कर्मियों पर पहले तो एफआईआर करवाने की धमकी दी और उसके बाद उन्होंने फ़ोन जब्त कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने फ़ोन वापस लौटा दिया। यहाँ पर ये सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों की डबल ड्यूटी लगाई गई है वो लोग एक ही दिन में एक ही वक्त में 2 जगह ड्यूटी कैसे कर सकते हैं।
खंड शिक्षा अधिकारी मियागंज कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं। आज किस वजह से आए सीडीओ कार्यालय? आज हमारी यहाँ डबल ड्यूटी लग गई है। एक पहले से ही निर्वाचन में जो है दूसरे ब्लॉक में लगाई जा चुकी है और उसके बाद दूसरी ड्यूटी आ गई जो कि आरओ और एआरओ के साथ सहयोग में लगाई जा चुकी है। तो कैसे एक ही दिन में 2 ड्यूटी करेंगे? कैसे? यही तो समझ आ रहा है विभाग में क्या हो रहा है कि एक साथ 2 ड्यूटी एक ही दिन में कैसे की जा सकती है। समस्या मेरी ये है, इसके पहले हमारी ड्यूटी नवाबगंज लगाई गई थी और दूसरी ड्यूटी कल हमको फिर मिली है ब्लॉक संसाधन केंद्र मियागंज, वहाँ दूसरी ड्यूटी कल मिल गई। तो क्या हमारे 8 हाथ पर है तो हम डबल जगह ड्यूटी कर पाएंगे क्या? एक ही दिन में? जी, एक ही दिन में क्या डबल ड्यूटी कर पाएंगे? कहाँ लगाई गई है? इसके पहले नवाबगंज लगाई गई थी और इसके बाद जो कल लेटर मिला है उसमें हमारी मियागंज में ड्यूटी लगाई गई है। आप उसी दिन जो है नवाबगंज भी रहेंगे, उसी दिन मियागंज भी रहेंगे। जी। कैसे व्यवस्था चल रही है प्रशासन? समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है जिले पर कि डबल ड्यूटी एक दिन में लोग कैसे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।